यहाँ से इसकी शुरुआत है, पेवा शहर है और फिर 2-3 गांव है और बाटली में जाके इसका आज के दिन का समापन है। और जब मैं यहाँ आया और जब यहाँ से अंदर लेके आ रहे थे तो जो चीज आपने भी नोटिस किया हो, मैंने कई बार अपने भाषणों में भी कही है, इंटरव्यूज में भी कही है कि इस यात्रा का जो कोर बनता है, कोर मतलब जहां से ये शुरू होती है, वो करीब करीब हर जगह चौधरी साहब का जो 52-53 साल का राजनीतिक सफर है, उस सफर के दौरान जो लोग उनके संपर्क में आए और उनके साथ रहे, वो इस यात्रा में धुरी बनते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना जाता है। तो जब मैं यहां से अंदर आ रहा था तो चाहे फिर वो चट्ठा जी थे, शर्मा जी थे और 2-3 लोग थे, इन सब ने जैसे जिक्र किया कि जी हम राजीव गांधी जी के टाइम में कोई कोऑर्डिनेटर लगा था, कोई जिला में किसी को जिम्मेवारी मिली थी, कोई कुछ उस तरह के लोग हैं। तो बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पे आज हमारी सद्भाव यात्रा में आए और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आदरणीय श्री विक्रम चट्ठा जी, भाई सिकंदर बाखली जी, श्री निर्मल सिंह हुंडल जी, श्री शमशेर जी विर्क, श्री रणजीत विर्क, श्री मुख्तियार सिंह जी, श्री निशान सिंह जी, श्री मनजीत सिंह विर्क जी, श्री पवन शर्मा जी, श्री भूपेंद्र बाखली जी, श्री जय भगवान बाखली जी, श्री जसपाल बाखली जी, नॉर्थ से भाई वीरेंद्र हैं, कुलदीप हैं नॉर्थ से, श्री कश्मीरा गुलडेरा जी, राजेश ढाल जी, और हमारे साथ यात्रा में निरंतर बनी हुई हैं हमारी जींद जिला की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं लाजवंती जी, और फरीदाबाद से पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ निरंतर आए हुए हैं क्योंकि फरीदाबाद अच्छा दूर पड़ता है यहाँ से, पूनम गुलिया जी और रमेश गुलिया जी, आप दोनों का भी स्वागत और धन्यवाद। और बबली मान जी तो निरंतर हमारे साथ यात्रा में चल रही हैं। उपस्थित अन्य सभी मेरे कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, मेरे सभी यात्री साथीगण, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संजीव जी भी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आगाज अच्छा हो तो फिर अंजाम भी अच्छा ही रहता है, या अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो आधा काम तो हो गया, अब बाकी के जो 12-13 किलोमीटर रात उसमें हो जाएगा। तो आप सभी का जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, आपका धन्यवाद। विशेष तौर पे निर्मल सिंह जी का, हाँ शमशेर जी, निर्मल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा हमारी कृपाल सिंह के लोग मामा जी, अच्छा अच्छा उनका जिक्र कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र में तो सद्भाव यात्रा हमारी अब ये चौथे चरण का आखिरी से पहला हल्का है। इस चौथे चरण में 15 विधानसभा क्षेत्र थे और ये उत्तरी हरियाणा का शुरू किया था, क्योंकि पहले के 3 चरण जिनमें 42 विधानसभा थी, वो आप मान लीजिए कि महेंद्रगढ़ से शुरू होकर और फरीदाबाद तक और पूरा नीचे वाला इलाका जितना है, मेवात, पलवल, वो सारा, फिर आपका जींद, हिसार, भिवानी, कुछ 2 हल्के रोहतक के, 2 हल्के महम के, 1 हल्का पानीपत का, और इस तरह से वो 42 हल्के थे। और उसके बाद फिर हम दिसंबर की बात थी वही, जनवरी में मेरे ख्याल से 22 या 23 जनवरी से फिर ये जो 15 हल्के हैं उत्तरी हरियाणा के, ये चरण हमारा शुरू हुआ था, जिसमें शुरुआत हुई थी यमुनानगर से, फिर यमुनानगर से जगाधरी के बाद सढौरा, फिर ये यात्रा वहाँ से चली गई पंचकुला जिले में, कालका से शुरुआत की थी, कालका, पंचकुला, उसके बाद नारायणगढ़, फिर अंबाला जिले में आई जहाँ पे मुलाना और दोनों अंबाला की जो विधानसभा हैं कैंट और शहर वाली वो हुई, फिर कुरुक्षेत्र का
शाहबाद और कुरुक्षेत्र किया, उसके बाद फिर रादौर आए, रादौर से लाडवा और लाडवा से अब देवा, और देवा में 2 दिन यात्रा रहेगी और उसके बाद ये गुलाचिका चली जाएगी और यहाँ पे हमारा 15वां विधानसभा और चौथा चरण समाप्त हो जाएगा। एक चीज मैं शुरुआत में बता दूं, कहीं बाद में भूल जाऊं, 15 मार्च को ये जो चौथा चरण है 15 विधानसभाओं का, इसमें वो सभी साथी जिन्होंने इस यात्रा में सहयोग किया है किसी भी प्रकार से, चाहे वो पैदल चले हैं, चाहे उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, किसी ने खाने की व्यवस्था की है, किसी ने चाय की है, कोई किसी तरह से भी जो यात्रा से जुड़ा है, उस सब का हम हर चरण खत्म होने के बाद एक सम्मान समारोह करते हैं। तो पहले 3 चरणों का, जैसे पहला चरण जब समाप्त हुआ उसका जींद में किया था, दूसरा चरण समाप्त होने पे भिवानी में किया था। पहले चरण में जो मुख्य अतिथि थी वो रणदीप सुरजेवाला जी थे, दूसरे में जो भिवानी में था वहाँ कुमारी शैलजा जी आई थी, और तीसरे चरण का जो सम्मान समारोह था वो पलवल में किया गया था, उसमें सलमान खुर्शीद जी आए थे। और अब ये जो चौथा चरण है इसका सम्मान समारोह जो है वो 15 मार्च को, रविवार का दिन है, 15 मार्च को यमुनानगर में किया जाएगा। अभी जगह कौन सी होगी, हॉल कौन सा होगा, वो अभी उसका फैसला करना है, अभी सिर्फ तारीख निर्धारित की है, और मुख्य अतिथि कौन होंगे ये भी अभी उस पर फाइनल फैसला अभी उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि उपलब्धता के ऊपर चलेगा, क्योंकि आजकल सेशन चल रहे हैं बजट के हर जगह, चाहे केंद्र की बात कर लो चाहे प्रदेश की बात कर लो, क्योंकि मैंने पिछले चरण के समय भी एक हमारे राजस्थान के बड़े नेता हैं उनसे बात की थी, तो उनका भी बजट सेशन चल रहा था, वो सेशन अभी भी जारी है, तो देखते हैं किसकी उपलब्धता हो पाएगी। लेकिन 15 मार्च यमुनानगर, तो आप सभी साथी, वैसे तो चॉइस आप एक मीटिंग भी करेंगे उसकी, उसमें आप लोगों ने ही नाम देने हैं, लिस्टें वगैरह बना के देनी है हर हल्के की कि कौन कहाँ जो एक्टिवली जो यात्रा में इन्वॉल्व थे। तो यात्रा का बाकी सद्भाव यात्रा है, हमारा संदेश इसमें बड़ा सीधा स्पष्ट, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है, जो कौमी एकता है, चाहे वो धार्मिक स्थिति के नाते हो या वो सामाजिक हमारी जो संरचना है उसके हिसाब से हो, उसको पूरे के पूरी व्यवस्था को एक तनाव में डाला जा रहा है। तनाव से मेरा मतलब है, एक तो तनाव होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, लोग अपना सब मुकाबले में लगे हुए हैं, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, चाहे निजी तौर पे, परिवार के तौर पे या समाज के तौर पे, तो वो बिल्कुल वाजिब चीजें हैं सारी की सारी। लेकिन समस्या तब आती है जब आप उसमें राजनीति घुसा के, और राजनीति तो स्वाभाविक है, जैसा समाज होगा राजनीति भी उसी की तस्वीर ही होती है, ये नहीं हो सकता कि समाज कुछ और राजनीतिक तस्वीर कुछ और हो, ऐसा आमतौर पर दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, जिस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, और वो ये है कि शासन प्रशासन जो भी है, आप जिस भी पार्टी से संबंध रखते हो या आपकी अपनी कोई हैसियत है, आपका कम से कम राजनीति करने का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि आप लोगों में द्वेष पैदा करें। आप अपने समाज, अपने समूह के हित की बात भले ही करो, करनी चाहिए, लेकिन और प्रतिस्पर्धा के हिसाब से हो, ये और भी अच्छी बात है, हेल्दी चीज है। लेकिन जब उसमें जानबूझ के तनाव पैदा किया जाए, नफरत पैदा की जाए, कोशिश ये किया जाए कि हमारा एक धड़ा तो कम से कम हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसा बन जाए जो हमारे साथ सिर्फ इसलिए लगा हो कि उसको दूसरे से नफरत है, वहां आके समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां उस बिंदु पे वो चीज कब आपके हाथ से निकल जाए, कब वो चीज हिंसक हो जाए, कब वो चीज इतना अंतर पैदा कर दे आपस में लोगों के कि आप एक दूसरे को सुहाए ना, वो स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, कम से कम वोट की राजनीति के लिए तो नहीं होनी चाहिए। और अनेकों चीजें बथेरी हैं, वैसे तो सही मायने में एजेंडा तो यही होना चाहिए कि आप काम क्या करोगे लोगों के लिए, आपके विचार क्या हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, क्या आपने सोचा है, यदि आपको लोग मौका दें तो आप आगे क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें हैं, इनकी अपने आप में एक राजनीति में जगह है और बहुत बड़ी जगह है। तो हमारा किसी से इस मामले में कोई फर्क नहीं है कि आप वोट किसको देते हैं, आपको कौन सा नेता पसंद है।
आपको कौन सी विचारधारा पसंद है, वो सारी चीजें ठीक है। आप उस हिसाब से यदि अपना वोट का इस्तेमाल करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या, घृणा और द्वेष के आधार पर मांगी जा रही हो, वहां हमें सोचने की जरूरत है। आज के दिन हमारे प्रदेश में रोजगार अपने चरम पे है, उसके बारे में सरकार बेसुध है। आज के दिन कृषि की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं। आज के दिन एससी समाज पे देश में जिस प्रकार का अत्याचार चल रहा है, सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित का उदाहरण मैं एक ही देता हूं, क्योंकि उससे बड़ी घटना मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। और उस घटना में हिंसा नहीं है, उस घटना में कोई ये भी नहीं कि मानस मरा हो, लेकिन संस्थागत तौर पर उससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती कि एक एससी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता भाई। ये तीन होते हैं, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति। ये तीन सबसे बड़ी चीज है देश के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जो एक शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे, उनकी कोर्ट में जूता फेंका गया उनकी तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सिर फोड़ दिया या कोई उस तरह, लेकिन उससे ज्यादा हिंसक घटना नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक समाज के उस घिनौने रूप को प्रस्तुत करती है जिसको उससे पार पाने की बात तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल कुरेद के और उभारा जाने लग रहा है। और उस वकील के खिलाफ जिसने ये कृत्य किया था, जिसने दुष्कर्म किया था, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, आज तक, और होगी भी नहीं। होगी क्यों नहीं? चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके और उनको दूसरे दिन ही समझ में आ गई थी कितना अगर अपनी इज्जत बचानी है तो बड़प्पन दिखा, और उन्होंने कहा भाई मैं माफ करता हूं, इसको कोई ऐसी बात नहीं, आगे चलो। क्योंकि चीफ जस्टिस जो आदमी बना है उसमें इतनी समझ तो है, वो समाज को समझता है, व्यवस्था को समझता है, उसको पता है कुछ नहीं होना, तो अपनी इज्जत अपने हाथ उन्होंने काम किया। लेकिन ये कुछ घटनाएं हैं जिनके ऊपर हम सबको विचारना चाहिए कि हमने कितना गंद फैला दिया पिछले 11-12 साल में, किस तरह से लोगों को एक दूसरे से नफरती बना दिया है। लेकिन उसके तो मैंने जो जिक्र किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार हैं, हमारे जवान बच्चे हैं, कृषि से संबंधित लोग हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित मुद्दे हैं, सरकार इन पे कुछ करती क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम, कानून व्यवस्था, मतलब मैं हैरान हूं। पिछले 1 महीने से जिस इलाके में हम घूम रहे हैं, ये हरियाणा का सबसे शांत इलाका है, सबसे शांत इलाका माना जाता है। लेकिन अब ये सुनने में आने लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ ये ड्रग्स का सौदा चल रहा है, चिट्टा या जो भी कहते हैं इसको, और भी उसके कई रूप होंगे, ये बिल्कुल गली गली में बिकने लग रहा है। 3 दिन पहले दूसरे हल्के में थे हम, मेरे साथ एक भाई चल रहा था, वहीं का था वो, बोला जी अब फलाना चौराहा होगा और इस चौराहे के बाद चिट्टा मार्केट है। तो मैंने समझ में नहीं आई, मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने कौन सी मार्केट है? चिट्टा मार्केट है। मैंने कहा चिट्टा क्या, यूरिया खाद, कौन सा चिट्टा? ना जी वो दूसरे वाला चिट्टा। मैंने कहा इतना खुले में हो रहा है काम? कभी खुले में है, पूरे हरियाणा का यहाँ से जाता है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे, ना कानून व्यवस्था, ना इन चीजों को रोकने के लिए, मैं उसमें एक चीज कहता हूं कि ये सरकार क्यों इन चीजों का जवाब दे, इन चीजों की वोटें नहीं मांगी। मैं एक चीज कई बार पूछता हूं, ये मेरे यात्री साथी तो मेरे साथ पिछले 5 महीने से हैं, इन्हें सब पता है। मैं एक सवाल पूछता हूं लोगों से कई बार, आप मेरे को 2024 का जो चुनाव था असेंबली का, 2 वायदे याद करा दो जो बीजेपी ने किए हों कि अगर हमारा राज आया तो हम ये 2 काम करेंगे। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी वोट पड़े हैं। और वोट इसलिए पड़े हैं कि कई बार क्या होता है, आदमी अपनी छोटी लड़ाई में बड़ी लड़ाई भूल जाता है। हरियाणा में 12 साल तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना, और यह बहुत बड़ी भ्रांति है अगर कोई यूं सोचे कि आप बिना संगठन के बीजेपी जैसी पार्टी से आप चुनाव लड़के कामयाब हो सकते हो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
और इस गलतफहमी की पराकाष्ठा थी 2024 का चुनाव। लोग आपको परोस के देना चाह रहे थे, लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन हम जैसे नेता लोग जो थे कांग्रेस को बोला ना, हमने बनानी नहीं, जरूरत है नहीं, और 60 सीट तो कभी नहीं चाहिए, थोड़ी में साध लेंगे। ठीक है, ये कई बार वो जैसे कहते हैं ना, हालांकि वो कहानी है तो गलत, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो वीडियो मैंने 100 बार देख रखी है, लेकिन मिल्खा सिंह जी के नाम चेपती थी ये कहानी कि वो जिस ओलंपिक में चौथे नंबर पे आए थे, वैसे दिलचस्प चीज ये कि वो चौथे पे थे लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन बात तो है कि उन तो ऊपर वाले 3 ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रखा था। तो उसमें कहानी लेकिन ये है कि जो फर्स्ट आ रहे थे और आखिरी सीमा ने नाड़ मोड़ के देखने लग गया कोई और कौन है पीछे, और इतने वो 3 आगे लिकड़ गए। तो ऐसा था तो नहीं, लेकिन हरियाणा में हालत यही थी, हरियाणा में हालत यही थी कि यूं लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा आगे हैं, तो थोड़े धीरे हो जाओ, इतना तेज भागने की जरूरत नहीं। तो धीरे तो रेस में फिर दूसरे कब आपके आगे निकल जाए और उसके बाद आप कितना आंगा ला लो, फिर पकड़ा नहीं करता काम। यहां भी कुछ इसी तरह की बात हुई। खैर उसका लेकिन एक नतीजा जरूर था कि उससे जो मायूसी और निराशा हरियाणा के आम लोगों में और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो आई, वो गजब की थी। वो इस कदर आई कि जब हमने इस यात्रा के बारे में तैयारी करनी शुरू की तो उस समय लोग आम तौर पे कहना शुरू हो गए थे कि भाई इलेक्शन आ लिया जा लिया, नतीजे वो नहीं आए जो हम चाह रहे थे, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सारे घर में घुस के बैठ जाओ, आगे भी तो निकलना है। विपक्ष ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा मैदान ही छोड़ दे खाली। तो उन हालात में ये यात्रा लेकर हम निकले थे और संदेश हमें समझ में यही आया कि हर विधानसभा का अपना एक रंग, अपना एक स्वरूप, अपने कारण हो सकते हैं वहां जो नतीजे आए। हालांकि यहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, बल्कि ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है, जिन इलाकों को ये मानते थे कि ये तो बीजेपी के गढ़ होली है, वहां तो कांग्रेस जीत गई। या जीटी रोड बेल्ट के जिसने, मतलब आपकी अंबाड़ा में 9 में से 6 असेंबली आ रही, आपकी कुरुक्षेत्र में 9 में से 6 आ रही, और जिनने गढ़ बनने मानने बैठे थे वो गढ़ माटी के पाए सारे के सारे, वहां कोई गढ़ नहीं पाया वहां। तो और वो मैं जो मैंने एक बात बीच में बोलकर छोड़ दी थी वो थी कि बड़ी लड़ाई भूल गए सारे, लोकसभा तक फिर भी ध्यान थी, संगठन नहीं था। लोगों ने उस तपती गर्मी में, मई के महीने में 44-45 डिग्री टेम्परेचर में भी वोट डाल के कांग्रेस को 5 सीट जिताई। लेकिन जैसे जैसे असेंबली आई, लोग भूलते चले गए कि मुकाबला बीजेपी से है, मुकाबला आपस में करना शुरू हो गए सारे के सारे, इसने घेर लो, इसने घेर लो, कदे यो ना चढ़ जा, कदे यो ना चढ़ जा, यो नुकसान करेगा आगे। अरे आगे की तो तब सोचे जब आगे पहुंचने लायक हो गए, वो लाइन तो पार कर लो एक बार। वो लाइन पार करने तक पहले एक दूसरे की धोती खींचने लग गए कि इसने रोक लो, बाहर ना जाकर। और नतीजा वो हुआ कि लोगों के साथ धोखा हो गया, लोगों के साथ धोखा हो गया और कोई कारण नहीं। लेकिन उसमें जो चीज, जैसे मैंने कहा कि हर विधानसभा का अपना एक नक्शा हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश पे यदि दृष्टि मार के देखो तो उसमें यह चीज जरूर समझ में आती थी कि बीजेपी ने जो विभाजन की राजनीति की हुई थी, वो जब यहां से थोड़ी कमी आनी शुरू हुई, वो राजनीति वहीं की वहीं खड़ी मिली जहां उन्होंने बिठाने की कोशिश की हुई थी। जैसे जैसे वो इलेक्शन आगे बढ़ता चला गया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आखिरी के 3-4 दिन जो थे उसमें चर्चा ये खत्म हो चुकी थी कि कांग्रेस 70 जीत रही है, 75 जीत रही है। उसके अंदर आप जब जिला वाइज और सीट वाइज गिनती करने शुरू करते थे, इस हल्के में भी मुकाबला है, इसमें भी मुकाबला है, या जीत रहे हैं या हार रहे हैं। यूं नहीं था कि सब कुछ जीते बैठे हो। हालांकि मेरे को एक लोकदल वाला बोला साथी बाद में, ये यात्रा जब हमने शुरू करी उस टाइम में, तो बोला जी ईमानदारी की बात तो ये है, हमको भी ये लगता था कि इस बार तो 87 वाला माहौल है कांग्रेस के हक में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी। देश के सारे बड़े मुद्दे हरियाणा से निकल रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो खिलाड़ियों का आंदोलन था, चाहे वो अग्निवीर था, कुछ भी देश के सारे बड़े मुद्दे 2024 चुनाव से 3-4 साल पहले वाले सब में हरियाणा उसके केंद्र बिंदु में था।
हरियाणा का कोई वर्ग ऐसा नहीं था समाज का जो सरकार से दुखी नहीं था। तो कोई ऐसा नहीं बचा हुआ था कि कोई पूरा ठेका ले रहा होगी, सबने बीजेपी को एक तरफा वोट देनी है, किसी भी वर्ग ने। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, वो जो संगठन की कमी थी और वो जो एक अति आत्मविश्वास जो हो जाता है कई बार, जब आपको लोगों का हुजूम हमेशा साथ चलता दिखे, तो आपकी शायद उस चीज से नजर हटगी कि बीजेपी ने दीमक की तरह नीचे नीचे बहुत कुछ कर रखा है, और वो चीज सबको भारी पड़ी। तो इसीलिए जब यात्रा के बारे में विचार किया गया, क्योंकि पूरे प्रदेश की करनी थी, तो उसमें चीज भी कोई ऐसी होनी चाहिए थी जो पूरे प्रदेश पे लागू हो। तो हमें मोटे तौर पर यह बात समझ में आई थी, और इसको लेकर और इसमें कांग्रेस की जो भूमिका हो, क्योंकि ये लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़नी। ये कई लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो क्षेत्रीय दल कोई बीजेपी का मुकाबला कर सकता है, संभव नहीं है। हरियाणा में तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्रीय दल जो हैं वो जाति आधारित हैं, और वो बीजेपी को बिल्कुल सूट करता है। वो तो बिल्कुल उनकी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल उसमें फिट बैठता है कि इसे से 2-3 खड़े हो जाओ तो काम ही बन जाए हमारा। यहाँ की लोकसभा याद है, यहाँ की लोकसभा उसका ट्रेलर है कि एक ऐसी सीट जो एक तरफा जीतनी चाहिए थी विपक्ष को, क्योंकि कैंडिडेट आपके थे, लेकिन नतीजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? उस तीसरे की वजह से नहीं आया। तो वो तो बिल्कुल बीजेपी के हिसाब से काम सेट है। उस चीज को हम उस चीज का मुकाबला कर सकें, कांग्रेस अग्रणी भूमिका में है और मजबूती से बनी रहे, इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये एक प्रयास है। और उम्मीद यही रहेगी कि जिस प्रकार से इस यात्रा में, और इस यात्रा जब से शुरू हुई है, एक और संयोग की बात यह है कि कांग्रेस का संगठन भी इसके साथ साथ खड़ा हो गया। यात्रा के साथ नहीं, संगठन खड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी का, जो था ही नहीं। क्योंकि ये जिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारी यात्रा की जिस दिन हमने अनाउंसमेंट करी थी 20 अगस्त को, उससे शायद एक हफ्ता पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद जिस दिन से हमने यात्रा शुरू करी थी, उससे एक दिन बाद नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे राव नरेंद्र, उन्होंने पद ग्रहण अपना किया था प्रदेश अध्यक्ष का। तो और अब वो संगठन के तौर पे जिलों की भी वो बन गई है कार्यकारिणी या जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितने भी होते हैं। तो एक चीज आपके सामने अब आनी शुरू हो गई है। तो उम्मीद ये है कि हम इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जिस संदेश को लेकर चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसी को हम प्रदेश में ले जाने में शायद अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें गर्व है इस बात पे कि राहुल गांधी ने जो प्रयास 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा से किया था, उसको यदि प्रदेश के स्तर पे कोई लेके जा रहा है तो वो हम लेके जा रहे हैं, और किसी ने नहीं। और वैसे भी इस देश की आजादी के बाद से आज तक पूरे प्रदेश के एक एक विधानसभा में यदि कोई यात्रा निकली है तो वो ये दूसरी है। इससे पहले सिर्फ जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में करी, अदरवाइज पूरे प्रदेश की एक एक असेंबली की यात्रा आज तक नहीं की है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी, मैं इसको शुरुआत इसलिए कहता हूं, यार लीडर का काम होता है आपको रास्ता दिखाना, दिशा देना। उसके बाद तो जो बाकी नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, उसमें उस चीज को आगे फैलाना है। वो उनकी यात्रा होगी, 100 सीट लोकसभा में आ गई, बीजेपी 240 पे आ गई, फिर यूं सोचे आगे भी राहुल गांधी करता रहेगा। क्यों भाई, वो कोल्लू का बैल है, मतलब ले आड़े भी हाँक दो, आड़े भी हाँक दो। बिहार का इलेक्शन है, वहां भी बांध के आड़े हांड तू, ये भी हांड। हरियाणा में तो दूसरी स्थिति बना दी थी। मैं कई बार सुनता था टीवी पे पत्रकार साथी, मैंने कहा यार ये खुद कह रहे हैं, इनका राजनीतिक विश्लेषण इतना ही है या इनसे कोई को आ रहा है? क्योंकि कहते हरियाणा में तो राहुल गांधी को लाने की जरूरत ही नहीं है, इसके नाम की वोट थोड़ी है। शाबाश, शाबाश। तो और अब मैं आपको दावे से कह सकता हूं, क्योंकि जमीन पे हम चल रहे हैं पिछले 5 महीने से, देश की मैं नहीं कहता, हरियाणा के अंदर राहुल गांधी के मुकाबले कोई आसपास भी नेता नहीं है कोई। जहां तक उनकी प्रसिद्धि का, लोगों में उनकी पसंद का, लोग जिस तरह से उसको चाहते हैं,
उसके प्रति स्नेह की भावना है, क्योंकि उसने इतनी भी उम्र के हिसाब से छोटा माना है, हालांकि उम्र से 2 साल बड़े हैं ठीक है, तो लेकिन एक स्नेह की भावना है उसके लिए, खासतौर पर युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में। मेरे को फायदा होने लग रहा है, हाईवे पर लोग गाड़ी रोक के आओ, राहुल गांधी जा रहा है मेरा कई बजे के रखा का राहुल गांधी की दाढ़ी जा रही है, राहुल गांधी तो खैर मुझे खुशी है इस बात की कि हमने ये बीड़ा उठाया, और ईमानदारी से कहता हूं, जब ये बीड़ा उठाया था मेरे को नहीं पता था ये इतना मुश्किल काम है, लेकिन वो आप लोगों की मदद ने, आप लोगों के साथ ने, आप लोगों के जोश ने इसको आसान बनाने में जो काम किया है, उसके लिए मैं मेरे सभी सहयोगी यात्रियों को और सारे साथी जो समय समय पर हर गांव में, कस्बे में, सड़क पे, चौराहे पे आप लोग जो साथ और समर्थन देते हो, उसी से हमारी यात्रा को बल मिला है, उसी बल पे हम आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो हमको ये लगता है कि बड़ा पहाड़ तो चढ़ लिया है, तो ढलान पे है मामला, 56वां हल्का है, 34 रह जाएंगे, तो मई के पहले हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहेगा और ये बड़ी अच्छी तरह से हमारी यात्रा अपने मुकाम तक पहुंचेगी। आप सबका, आपने हमारा पेवा में यात्रा का इतना बढ़िया शुरुआती दौर यहाँ से शुरू करवाया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।